नमस्कार, आपदा का सामना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश में मौजूदा मानसून का ये दौर जहां कृषि के लिए वरदान है, तो वहीं ज्यादा बारिश और अन्य कई कारण भूस्खलन की समस्या भी साथ लेकर आती हैं। भारत में भूस्खलन प्रभावित और संभावित इलाकों की मैपिंग यानी चिन्हित कर किस तरह आपदा प्रबंधन भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने पर काम कर रहा है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान भी, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं भूस्खलन से भारत का कितना हिस्सा है प्रभावित। आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है भूस्खलन। भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर, मलबा पहाड़ी ढलानों से टूटकर नीचे गिरता है। भूस्खलन अमूमन भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी बारिश होने से भी भूस्खलन होता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत का करीब 12.6% भाग भूस्खलन से प्रभावित है और इसमें 80% क्षेत्र हिमालय का है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन एक बड़ी और व्यापक प्राकृतिक आपदा है जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है और चिंता का एक बहुत बड़ा ये विषय भी है। आइए एक नजर डालते हैं कि भूस्खलन के कारण क्या हैं। भूस्खलन के दो कारण हैं। प्राकृतिक कारण हैं जिसमें भूकंप, बादल फटना, बारिश, फ्लैश बाढ़ आदि ये तमाम चीजें हैं। क्या पूर्व चेतावनी तंत्र से इससे होने वाले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है? अन्य कारणों में मानव निर्मित कारण है। इनमें शामिल है वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण, खदान, सड़क काटना। भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां बार बार भूस्खलन होते हैं। उसका नक्शा खींचा गया है जिसे लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन का नाम दिया गया है। आइए नक्शे पे एक बार देखते हैं भूस्खलन संभावित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला का। यहाँ पे जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी कि ये 6 राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के तहत आते हैं। अब आइए रुख करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं। उसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम है, यानी कि ये 7 राज्य इसमें आते हैं। आइए अब रुख करते हैं पश्चिमी घाट और नीलगिरी का। इनमें जो राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा है। वहीं विंध्याचल का पठार और पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य विंध्याचल का पठार में है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी है। तो वहीं द्वीपों की अगर बात करें तो उसमें अंडमान और निकोबार है। यानी कि ये तमाम भारत में चिन्हित किए गए वो राज्य, वो इलाके हैं जहां भूस्खलन की आशंका रहती है और ये भूस्खलन से प्रभावित इलाके हैं। तो आइए आज जानेंगे कि भूस्खलन से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन देश में किस तरह से काम कर रहा है। क्या किसी तरह की कोई भविष्यवाणी भूस्खलन की हो सकती है? अगर है तो उसको लेकर अभी तक की टेक्नोलॉजी के तहत हम कितना आगे बढ़ चुके हैं अगर हम विश्व में तमाम और मुल्कों की तुलना करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भूस्खलन जोखिम और बचाव, किस तरह से बचा जा सकता है और क्या तैयारी आपदा प्रबंधन की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब जुड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हैं, NDMA के। अता हसनैन साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर साइबल घोष जुड़ रहे हैं, निदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर घोष। हमारे साथ डॉक्टर वरुण दत्त हैं, सहायक प्रोफेसर हैं IIT मंडी से, हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर दत्त आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साइबल घोष आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो मैपिंग की है उसके तहत, और खासकर इस मौसम की अगर हम बात करें, अभी भी कुछ घटनाएं भूस्खलन की हुई हैं हाल ही में। कितना प्रोन कौन सा इलाका है और ये पूरा सर्वे कितना ज्यादा सचेत करता है? मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2014 साल से एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उसका नाम है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम। ये जो टोटल हमारा एरिया है भारत का 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, ये एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है। लेकिन ये लैंडस्लाइड प्रोन का मतलब ये नहीं है दैट पूरा एरिया ही लैंडस्लाइड हो सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दैट इसका भूस्खलन प्रवणता मैप नक्शा बनाने का,
उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप और लैंडस्लाइड हैजार्ड मैप, यू कैन टेल ना। वो प्रोग्राम हमारा जो टारगेट था 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, उसका हमारा 85% टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके अंदर में 61% टारगेट, दैट इज 2.55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मैप हमने हमारा जो पोर्टल है, मैप पोर्टल है, उसमें हमने चढ़ा दिया है फॉर फ्री डाउनलोडिंग बाय यूजर्स। इसमें 16 स्टेट का है, बट ये जो हमारा 85% काम हो चुका है, खाली हमारा काम बाकी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बड़ा स्टेट है, इसमें 70,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसी काम हम लोग नेक्स्ट 2 इयर्स में कंप्लीट करेंगे। बाकी सब स्टेट का नक्शा तैयार हो चुका है। बाई दिसंबर 2020 ये पूरा नक्शा ऑफ 85% एरिया हमारा पोर्टल में आ जाएगा। ये नक्शा से आपको क्या पता चलता है? ये नक्शा से आपको पता चलता है दैट जमीन में हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, हाई, मॉडरेट एंड लो ससेप्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इट्स प्रोननेस। तो आपको पता चलेगा दैट किस एरिया सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रवण है और किस एरिया कम भूस्खलन प्रवण है। इसी के माध्यम से एक आइडिया हो जाता है सबको दैट किसी एरिया में हमको ज़्यादा और काम करना है। ये जो काम हुआ है ये 50,000 स्केल में हुआ है। इसके बाद आप जिस एरिया में मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल काम करना चाहते हैं, हमको देखना पड़ेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल काम किस एरिया का पास से जा रहा है, किस एरिया से में हो रहा है। मान लीजिए उस जगह में बहुत ही हाई ससेप्टिबल एरिया है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर घोष, हमारे साथ अतः हसनैन साहब भी हैं। अतः हसनैन साहब, डॉक्टर घोष ने जिस तरह से बताया है, जो मैपिंग पे जो काम हो रहा है इस समय, वो शायद आपदा प्रबंधन के काम को और आसान कर देता है। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 2019 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भूस्खलन, जोखिम, कटौती और स्थिरता, यानी कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड्स, रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलेंस। ये अपने तरीके का पहला एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन था भारत में। आपदा प्रबंधन की दिशा में अगर पूछे तो कितना काम किया जा चुका है और किस तरह से हम इस जोखिम को कम कर सकने में आज की तारीख में कामयाब दिखाई देते हैं? शुक्रिया, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैंने बड़े तफसील से सुना जो अभी घोष साहब ने बताया। ये कोई शक नहीं इसमें कि भारत में जो है सबसे पहले आपदा का मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जो था, वो एक बड़े अनप्रोफेशनल तरीके से किया जाता था। तकरीबन 2001 तक तो ये सिर्फ था कि रिस्पांस के तौर पर देखा जाता था कि जहां आपदा हो गई तो हम अपने रिस्पांस रिसोर्सेज को वहां भेजकर और कुछ राहत वहां पर पहुंचा देते थे। मगर 2001 के बाद जब अर्थक्वेक आया था गुजरात में और सुनामी के बाद जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को खड़ा किया गया 2005 में और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया, तब से 15 साल गुजर गए हैं और 15 साल में हमारा काम ज्यादा, एनडीएमए का काम ज्यादा हुआ है ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, मिटिगेशन करने के ऊपर, ताकि रिस्क रिडक्शन हो। जो आपदा का संभावना है होने की, उससे रिस्क जो है जान के ऊपर, माल के ऊपर, उस सब को कम से कम घटाकर रखना। और इसमें जो है लैंडस्लाइड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसमें, जैसे आपने कहा, देखो सुना भी, अभी तकरीबन 12% हिस्सा भारत का जो है वो लैंडस्लाइड के चपेट में आ सकता है। सब इलाके नहीं, मगर कहीं ना कहीं आ सकते हैं इस तरह से। तो हमारे ये 15 साल में तजुर्बा ये हुआ है कि जितने हैजर्ड हैं, इसके अलावा अर्थक्वेक के हैं और सुनामी का है या फ्लड्स का है, इन सब में इससे पहले कि वो आपदा आए, हमारी कोशिश अब यह है कि आपदा के बारे में अर्ली वार्निंग देना, टेक्नोलॉजिकल मीन से, अब पूरी अर्ली वार्निंग देना, पहले मैपिंग करना, जिस तरह से अभी इसकी मैपिंग की गई है लैंडस्लाइड्स की, और उसके बाद प्रिडिक्शन करना और खबर पहुंचाना जहां पर पहुंचाना है, ताकि लोगों को इसके बारे में वार्निंग दी जाए समय पर। यह पूरा काम जो है, एक तरह से आप समझिए
तैयारी का काम होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होता है, उसके बाद जब असर पड़ने वाला है तो उसको मिटिगेशन का काम होता है इसके ऊपर। तो 15 साल में भारत ने बहुत इस पे ऊपर बढ़ोतरी की है और इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वक्त। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, IITs के साथ, इन सब के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और GSI इटसेल्फ जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है इसके ऊपर। जी अद्वैतानंद साहब, हमारे साथ प्रोफेसर दत्त भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर दत्त, जब हम बात करते हैं कि इसमें बादल फटना एक बहुत बड़ा कारण रहा भूस्खलन का, और अपने भूगोलिक कारण भी हैं कई, जो तमाम भूवैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन क्या इंसानी गतिविधियां भी बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार दिखाई देती हैं आपको जब हम भूस्खलन की बात करते हैं? धन्यवाद मैडम, आपने बताया। तो इसमें देखिए ऐसा है कि बहुत नेचुरल कॉजेज हैं जो लैंडस्लाइड को या भूस्खलन को वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो जैसे रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसमें खासकर पहाड़ों में आपने जैसे बताया कि जो मैन मेड कॉजेज हैं, तो रोड काटने की वजह से कभी कभी वर्टिकल रोड कटिंग होती है, जब हिल की कटिंग होती है तो उस कारण से भी कुछ भूस्खलन होते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो भूस्खलन की जैसे NDMA के से और जो आपके GSI के हिसाब से जो आपके ने बताया, उसमें एडिशन ये है कि कुछ जो प्रिडिक्शन, मॉनिटरिंग और जो वार्निंग की जो टेक्नोलॉजी है उसकी उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और कुछ हमने IIT मंडी में काम किया है जिससे इस तरह की मॉनिटरिंग, वार्निंग और प्रिडिक्शन की जा सकती है। और ये बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, जैसे मैनमेड जो आपने लैंडस्लाइड बोला है, उन दोनों में ये इट विल बी यूजफुल। जी, आपने जिस तरफ इशारा किया है पूर्व चेतावनी तंत्र की तरफ, तो हम डॉक्टर घोष से जानना चाहेंगे। डॉक्टर घोष, पूर्व चेतावनी तंत्र कितना विकसित है भारत में भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए? हाँ, इस मामले में मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों को साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दैट ये जो हमारा जो लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी और हैजार्ड मैपिंग हो रहा है, ये एक तरफ से स्पेशल फोरकास्टिंग टूल हम लोग बोलते हैं। हम लोग स्पेशली बोल सकते हैं कि इस जगह में लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अर्ली वार्निंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट अर्ली वार्निंग में आदमी और सब लोग जानना चाहता है कब हो, टाइम। द टाइम कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ लैंडस्लाइड अनलाइक अदर हैजार्ड्स, लैंडस्लाइड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैम? दैट लैंडस्लाइड, एवरी स्लोप इज प्रोन टू लैंडस्लाइड बिकॉज लैंडस्लाइड होने का दो कारण है। एक कारण हम लोग इंट्रिंसिक रीजंस बोलते हैं जिसमें जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड यूज चेंजेस, एवरीथिंग इज देयर। अनदर कॉज वी कॉल इट ट्रिगरिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर में रेनफॉल, अर्थक्वेक जैसे आपने बताया, even sudden cutting of the toe and excavation, that also can give rise to landslides. So that also sometimes we consider it as a triggering factor. Now problem is that since all the slopes are prone to landslides, unlike cyclone and flood, उसमें क्या होता है, फ्लड में क्या है, एक फ्लड में एक inundation level है, उसमें इसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। साइक्लोन का केसेस में क्या है, इफ वी कैन मेजर द ट्रैक एंड इट्स ज्योमेट्री, देन वी कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया दैट थ्रू व्हिच इट इज कमिंग एंड थ्रू व्हिच इट विल पास। बट लैंडस्लाइड का केसेस में इट इज रियली चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। बट लैंडस्लाइड में अर्ली वार्निंग में सक्सेस कुछ हुआ है सिंगल लैंडस्लाइड केसेस में। शायद भाट साहब वही बोलना चाहते थे, बिकॉज दोस केसेस में थियोरिटिकली एक स्लोप को आप मॉनिटर करके, इंस्ट्रूमेंटल मॉनिटरिंग करके आप उसका अर्ली वार्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने जो मैप किया है, इस मैप में हमारा only 61% डेटा अपलोडेड है, and you will not believe that in that map we have shown 52,146 landslides. And also out of them 25,184 landslides have been field validated. Now you can imagine that there are innumerable number of active landslides in India. So predicting or
arranging early warning for each landslide is extremely cost intensive project. So GSI ने क्या शुरू किया आफ्टर डिस्कसिंग विद NDMA, SDMA एंड स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग एक रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग का कोशिश कर रहे हैं 2017 से। 2017 में हम लोग एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के जरिए, एक यूरोप का प्रोजेक्ट है, बिकॉज 2-3 कंट्री इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है, इटली, यूके एंड ये माने कि भारत अब अर्ली वार्निंग देने में सफल है, और कितने घंटे पहले हम ये कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, मुझको और थोड़ा एक मिनट 2 मिनट दे दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वो जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज में चला गया है, एंड अभी हम लोगों का 2 जगह में वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैनॉट बी शॉर्टेंड, बिकॉज हम लोग अभी लैंडस्लाइड फोरकास्ट बुलेटिन, डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट बुलेटिन फॉर 2 रेंज के लिए, एक शॉर्ट रेंज दैट इज फॉर 48 आवर्स एंड फॉर मीडियम रेंज दे रहे हैं दार्जिलिंग एंड नीलगिरी के। दार्जिलिंग में शुरू हो गया 1 जुलाई से, नीलगिरी में हम लोग 27 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम 2-3 मॉनसून इसको देखना चाहते हैं, दैट हाउ आवर मॉडल इज एक्चुअली वर्किंग। इसका मतलब पूर्व चेतावनी तंत्र जब तक पूरी तरह विकसित हो भारत में, तब तक हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि भूस्खलन, यानी भूस्खलन जो हो रहा है उसमें इंसानी गतिविधियों से ये भूस्खलन न बढ़े। उसको लेकर डॉक्टर दत्त आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि आप सहमत हैं इस बात से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में भी या एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे का कारण इंसानी गतिविधियां हैं भूस्खलन को बढ़ाने के लिए? देखिए मैडम, मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो जो काम डॉक्टर घोष ने बताया, वो तो यूके और यूनिवर्सिटीज इटली में लोग कर रहे हैं, लेकिन उसपे एक चीज जो हो रही है वो है कन्वेंशनल लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग, जिसमें जिस तरह के यंत्र यूज किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर घोष ने बोला, वो बहुत ही महंगे हैं, और जैसे उन्होंने बोला उनका स्केल अप बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड होते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक दूसरी तरीके से लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग को करने की कोशिश की है। वो हमारे IIT मंडी पे मेक इन इंडिया के अंडर और स्टार्टअप इंडिया के अंडर हमने ये टेक्नोलॉजी विकसित की है, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल गवर्नमेंट, DTRL, DRDO और NDMA के सहयोग से टेक्नोलॉजी को हमने विकसित किया है। और ये जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, ये वेदर नापती है, मौसम नापती है, और सॉइल जो होता है, मिट्टी के जो पैरामीटर हैं उनको नापती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइट और रेन। ये तो हो गए वेदर के पैरामीटर। और सॉइल के जो पैरामीटर हैं वो सॉइल मूवमेंट है, सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल का स्ट्रेस है। तो ये जो डेटा है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ये हम चाहे आप कहिए कि नेचुरल लैंडस्लाइड या आर्टिफिशियल लैंडस्लाइड, इन दोनों पे ही हम इसको सिस्टम को लगाते हैं। उससे डेटा हमारे इंटरनेट में आता है, हमारे क्लाउड पे आता है, और उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी जिले में हमने करीबन 14 सिस्टम का डिप्लॉयमेंट किया है अलग अलग जगहों पे। उसमें से एक जगह है कुट्रोपी, जहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था आज से 2 साल पहले, जिसमें 52 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इस सिस्टम और इस टेक्नोलॉजी ने ये दिखाया है कि लैंडस्लाइड की वार्निंग जनरेट की जा सकती है रोड पे लोकली, स्कूटर और ब्लिंकर के थ्रू, और दूसरा ये SMS के थ्रू फोन पे भी वार्निंग दी जा सकती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को। और इसमें एक फायदा ये है कि इस सिस्टम की कॉस्ट कम है, तो इसलिए क्या है कि इस सिस्टम को अगर क्षति भी पहुंचती है लैंडस्लाइड होने के कारण, तो इसको रिपेयर किया जा सकता है। और दूसरा, इसको मास स्केल पे डिप्लॉय भी किया जा सकता है। और ये जरूरी है कि अगर 1000 जगह लैंडस्लाइड होता है तो 1000 जगह हमें ये टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, ऐसा नहीं है। रादर हमें ये जगह आइडेंटिफाई करनी चाहिए NDMA, GSI के एनालिसिस के बेसिस पे, जहाँ पे लैंडस्लाइड एक्टिव हैं और जहाँ पे टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सकता है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस देखिए बहुत हैं, क्योंकि जहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं वो कोई दिल्ली जैसी जगह नहीं है, वो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो आपकी टेक्नोलॉजी सोलर पावर होनी चाहिए। दूसरी पैकेजिंग की प्रॉब्लम है। देखिए बारिश है, मिट्टी है,
और ये सब जो है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के दुश्मन हैं। तो इसके लिए हम लोगों को इसकी स्टील केसिंग और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है इस सिस्टम की। और जो तीसरी प्रॉब्लम है वो इंटरनेट की है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में इंटरनेट काफी स्ट्रेंथ अच्छी है और सिग्नल अच्छे हैं, लेकिन पहाड़ों में इंटरनेट इतनी अच्छे से नहीं मिलता। तो उसके लिए जिस तरह से हम सर्विसेज को यूज करें, जो कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनसे टाई अप करें, जिससे हम बोथ लोकल जहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया है वहां पे वार्निंग दे सकें, और इसके अलावा बिल्कुल डॉक्टर दत्त, ये एक ऐसी आपदा है कि जब आप उसके बचाव की तरफ बढ़ते हैं तो वो समस्याएं और बड़ी दिखाई देती हैं, चुनौतियां और बड़ी हो जाती हैं कुछ इलाके की वजह से। और ये जो आपदा जिस तरह की अपने साथ जिन समस्याओं को लेके आती है, लेकिन सुनने में ये बहुत अच्छा लगा कि मेक इन इंडिया जो टेक्नोलॉजी के तहत हम इतने कामयाब हुए हैं कि मंडी में जिस तरह से आपने बताया कि तमाम वो एक तरह से वो यंत्र लगाए गए हैं जो अर्ली वार्निंग दे रही है, और उसका फायदा भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। अतः स्नैन साहब, इन दोनों ही बातों से जो डॉक्टर घोष ने बताया कि एक लंबा समय लगेगा, उनकी अभी रिसर्च चल रही है, उसमें काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब रहे हैं, लेकिन आईआईटी मंडी से जो प्रोफेसर दत्त हैं उन्होंने जो बताया कि किस तरह से अर्ली वार्निंग हो सकती है, वो आपके काम को और ज़्यादा आसान करती है। आपके लिए किस तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं? देखिए, इसके बारे में कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि लैंडस्लाइड जो है हमारे तकरीबन स्पेक्ट्रम, जो पूरा स्पेक्ट्रम है हैजर्ड्स का, उनमें तकरीबन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो लैंडस्लाइड्स है, क्योंकि इसके बारे में प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। और जैसे आपके दोनों स्पीकर्स ने अभी समझाया कि इसकी टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग के साथ, सेंसर्स प्लेसमेंट के साथ, सॉइल टेस्टिंग के साथ, और बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कर रही है आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो कर रही हैं, इससे अभी बहुत स्कोप अभी है इसके बाद आगे बढ़ने का और प्रेडिक्शन के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस करने का। हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी यही पड़ती है कि जहाँ पर ये ऐसे लैंडस्लाइड आने वाले हैं, उसकी अगर हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए और कुछ घंटों की भी मिल जाए, तो खबर जो है वो आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है जी। इसके लिए हमारे पास रोबस्ट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस वक्त। डीओटी के साथ इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है कि किस तरीके से हम मैपिंग करके और ऐसे इलाकों के अंदर हम बर्स्ट एसएमएस सिस्टम के साथ हर मोबाइल के अंदर एसएमएस के साधन से एक खबर पहुंचा दें, कि वार्निंग दे दें लोगों को। और इससे और भी ज़्यादा महत्व रखता है कि लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए आमतौर पे ऐसी वार्निंग जो होती है, लोग जो हैं उसको बिलीव नहीं करते, उस पर एतबार नहीं करते। लोग समझते हैं ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही है और इसके बारे में कोई कुछ खास ऐसी खासियत नहीं है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना, इंफॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट करना, कम्युनिकेट करना, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक 10 पॉइंट का प्रोग्राम बनाया है। 2016 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर ज़्यादातर पॉइंट देखें तो आप टेक्नोलॉजी, लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे ये जो मेक इन इंडिया की बात हम कर रहे थे कि कैसे इन टेक्नोलॉजीज को हम अपने नेटवर्क्स के थ्रू, अपनी ही आईआईटीज और अपनी यूनिवर्सिटीज के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, जीएसआई के साथ कैसे लिंक किया जाए, ये सब काम एनडीएमए का होता है कि कैसे पॉलिसीज को, किस तरह से टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, किस तरह से कम्युनिकेशन को बढ़ाना, और जब एक दफ़े वार्निंग मिल जाए उसके बाद किस तरीके से कम्युनिकेट करके और राहत पहुंचाना, एनडीआरएफ को साथ में रखना, एनडीआरएफ से रिस्पॉन्स करना, पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना, इसके अंदर बेहद चुनौतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इलाका है लैंडस्लाइड्स का ख़ास तौर पे, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा और अहमियत इसको देकर और फोकस करना पड़ेगा। डॉक्टर दत्त, हमें 2013 केदारनाथ में जो घटना हुई वो बार बार ये भी याद दिलाती है कि क्या हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम उतना दुरुस्त नहीं था, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए जो सूचनाएं दी गई उस पर लोगों ने काम नहीं करा, या फिर जो इंसानी गतिविधियां, यानी कि जो लगातार निर्माण हो रहे हैं, किसी इलाके के अर्बनाइजेशन पे जिस तरह से काम करे, खासकर पहाड़ी इलाकों को, तो उस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है।
बिल्कुल मैडम, आपने सही बोला है। इसमें देखिए एक चीज है कि जो कन्वेंशनल लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं और जो फिजिकल मॉडल्स हैं वो अभी तक यूज किए जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल लास्ट 3 साल में मशीन लर्निंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रूप चला है, उस कारण से हम लोगों ने इस सिस्टम की कॉस्ट कम करने की कोशिश की है। और दूसरा, एआई और एमएल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जिसको कहते हैं डेटा साइंस, उसका योग करके, उसका उपयोग करके हमने प्रिडिक्शंस और वार्निंग को भी जनरेट करने की कोशिश की है। और इसमें देखिए एक फायदा ये है कि ये जो डेटा साइंस है और ये जो अप्रोच है, ये डेटा सेंट्रिक है। ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के तहत ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोरिलेशन है, जैसे बारिश होना, उसके बाद उसके 2 घंटे बाद कोई भूस्खलन या लैंडस्लाइड होना, तो ये चीजें जो रिलेशनशिप्स हैं ये टेक्नोलॉजी पकड़ लेती है। अब इसमें जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रदेश की सरकारें, इन जहां जहां लैंडस्लाइड होते हैं, जिन जिन जगहों पे लैंडस्लाइड होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, हिमाचल में, वेस्टर्न घाट्स में और माउंटेन्स में, वहां पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। उसके साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि जो सैटेलाइट बेस्ड मेथड है, जिसकी डॉक्टर घोष और डॉक्टर अता भी बात कर रहे थे, उसको हम इस टेक्नोलॉजी के कंजंक्शन में यूज कर सकते हैं। देखिए सैटेलाइट बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वो रीजनल स्केल पे देख सकता है और उसका एरिया ज्यादा जी बिल्कुल देख सकता है। तमाम लेकिन एक चीज केंद्र की उसमें है कि एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां, साथ ही साथ आईआईटी मंडी ने जिस तरह से जो प्रयोग करे हैं, जो यंत्र एक तरह से विकसित करे हैं, जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं की, मौसम के बदलने की, संभावनाओं, आशंकाओं की, वो सबसे पहले हमें ये बताता है कि किस तरह से अब इस पे काम करना आसान है उन एजेंसीज के लिए जो भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में लगातार काम करनी है, और उसमें एनडीएमए की एक बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल एसनैन आपका भी, और डॉक्टर दत्त आपका, डॉक्टर घोष आपका भी कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और लोगों को ये जानकारियां देने के लिए कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब उन्हें इस तरह के भूस्खलन या मौसम के बदलने की कोई अर्ली वार्निंग या फिर चेतावनी मिलती है तो उस पे आगे किस तरह से काम किया जाए। तमाम उन दिशा निर्देशों का पालन करना और क्या करना है, क्या नहीं करना है, लगातार एनडीएमए आपको बताता है, उस पर काम करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।